सेवा जोहर साथियों। मैं आज आदिवासी समाज के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव और अपनी बातें बता रहा हूँ। आप लोग ज़रूर सुनें। इस देश में लगभग 8.5% के आसपास आदिवासियों की आबादी है। 8.5%। और आदिवासियों की जो तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका संवैधानिक तरीके से समाधान भी है। आदिवासियों के लिए संविधान में कई प्रकार के संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। और दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आज आदिवासी अपनी मूल पहचान और अपने जीवन संकट के दौर से गुजर रहा है। आदिवासी सामने अपनी पहचान को बचाए रखने की सबसे बड़ी मतलब सब बहुत बड़ा खतरा है। आदिवासियों की पहचान को कहीं ना कहीं से ख़त्म करने का षड्यंत्र पूरे देश में चल रहा है। आदिवासियों को आपको पता ही होगा दोस्तों कि आदिवासियों की संस्कृति और पहचान को ब्राह्मणीकरण या अन्य धर्म के जो व्यवस्था है, जो मान्यताएं हैं, उस पर आदिवासियों पर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। और इसमें तो यदि ये अभी लगातार ये चल रहा है, उसके साथ दोस्तों आपको पता ही होगा कि जिस जल जंगल जमीन और प्रकृति के बिना आदिवासियों का जीवन संभव नहीं है, तो आदिवासी जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर प्राकृतिक संपदा भयंकर है। तो आदिवासियों को जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का मालिकाना हक, मतलब देश में सबसे पहला मालिकाना हक आदिवासियों का है। वहाँ से आदिवासियों को बेदखल करके जो प्राकृतिक संपत्ति है, संपदा है, उसको पूंजीपतियों को कौड़ियों के भाव पे बेचा जा रहा है। आदिवासियों के लिए जो संविधान में 5वीं 6वीं अनुसूची की जो संवैधानिक व्यवस्था की गई है, उसको साथियों लागू करना तो दूर, आदिवासी अपनी पहचान, संस्कृति और इस देश में, अपने देश में प्राकृतिक संपत्ति को बचाने के लिए सरकार या किसी भी नीति का विरोध करते हैं तो उनके शासक वर्ग के द्वारा तमाम प्रकार से उन्हें नक्सलवादी या जो भी अलग अलग समस्याएं हैं उस घोषित करके कुत्तों की मौत मार दिया जा रहा है। आज देश में 10 करोड़ आदिवासियों में से 1.5 करोड़ आदिवासियों को कहीं ना कहीं नक्सलाइज के नाम पे ख़त्म किया गया है। कहीं डैम के नाम पर, कहीं विकास के नाम पर, कहीं बाघ परियोजना के नाम पर, कई राष्ट्रीय उद्यान के नाम पर, कई संरक्षित जंगलों के नाम पर, कई औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर, कई कंपनियों के नाम पर, इस प्रकार से आदिवासियों को विकास के नाम पर लगातार आज़ादी के बाद से ही विस्थापित किया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। आज देश की सरकारें आदिवासियों को इस देश में मूलवासी यहाँ के इस देश के इंडिजिनस पीपल मानने से भी इनकार कर रही हैं और उनकी पहचान को ख़त्म कर रही हैं। आज आदिवासियों को अपने अस्तित्व को बचाने की बहुत बड़ा संकट अभी खड़ा हो गया है। आज जब तक आदिवासी अपने भूभाग पर है, अपनी आदिवासियत को जीता है, अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, अपनी परंपरा के साथ जीता है, और तब तक वह भूभाग आदिवासी भूभाग मतलब ट्राइबल लैंड भी रहेगा। वो जब तक आदिवासी अपनी मूल संस्कृति, अपने जो मूल पहचान है उसके साथ जब रहेगा, तब तक वह आदिवासी लैंड रहेगा, ट्राइबल लैंड रहेगा वो। और तब तक, जब तक आदिवासी की ये मूल पहचान है, तब तक उस जल जंगल जमीन को सरकार किसी गैर आदिवासी को नहीं दे सकती। इसकी व्यवस्था संविधान में की गई है। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आता है, तो आदिवासियों की जो रूढ़िगत मान्यताएं हैं उनको संविधान ने मान्यता दी है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र, जो अनुसूचित क्षेत्र है आदिवासियों का, उस पर कोई भी सामान्य नियम कानून आदिवासियों पर थोपा नहीं जा सकता। आदिवासी अपना स्वतंत्र जीवन शैली जीने में, स्वतंत्र काम करने में
आदिवासियों को सारी स्वतंत्रता है, राइट्स है, पावर है। भारत का संविधान कहता है हजारों सालों से आदिवासी पीढ़ी दर पीढ़ी अगर उस किसी भी जमीन पर अपनी संस्कृति के साथ रहता है तो वहां से आदिवासियों को कोई माय का लाल नहीं हटा सकता, सरकार भी नहीं हटा सकती। इस बात को याद रखना, सरकार भी नहीं हटा सकती। इसलिए वहां से आदिवासियों को निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, जैसे वहां से मतलब आदिवासियों को अपने गोली का सहारा या डरा धमका कर वहां से आदिवासियों को हटवाया जा रहा है। दोस्तों, ये ऐसी व्यवस्था आदिवासियों को मतलब जो मूल पहचान है उसको ख़त्म करने की ऐसी व्यवस्था के बनाने वाले कौन लोग हैं? इस सवाल का जवाब हम आप सबको ढूंढना चाहिए। आदिवासियों आदिवासी इलाके में इतने ज़्यादा हालत ख़राब कर दिए हैं, इतने ज़्यादा हालत बिगाड़ दी है कि वहाँ जीवन जीने लायक परिस्थिति प्रॉपर तरीके से नहीं रही है। और यह सब काम शासक वर्ग जानबूझकर कर रहा है। शासक वर्ग ये सारे काम जानबूझकर कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि जहां आदिवासी बरसों से निवास करता है उन इलाकों में ज़मीन के नीचे बहुमूल्य मिनरल्स, धातु वहाँ छुपा हुआ है। वहाँ कोयला है, सोना, हीरे, मैग्नीज, बॉक्साइट, यूरेनियम, लोहा और ऐसे ही लगभग 90 प्रकार के खनिज वहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी कीमत 11 लाख करोड़ है। आदिवासियों की ज़मीन के नीचे जो खनिज संपदा है उसकी कीमत कितनी है? 11,000 लाख करोड़ है। 11,000 लाख करोड़, आंकड़ा ध्यान सुनना। यदि इसे देश के 10 करोड़ आदिवासियों में डिवाइड किया जाए तो देश का हर आदिवासी, इस देश का हर आदिवासी 1100 करोड़ का मालिक है। अपने इस देश का हर आदिवासी, प्रत्येक आदिवासी 1100 करोड़ का मालिक है। और ये बात पूंजीपति ब्राह्मण बनिया बहुत अच्छे से जानते हैं। इन सभी आदिवासी क्षेत्र में जो प्राकृतिक संपदा है इस पे सबकी टकटकी नजर है और ये लोग इस संपदा को लूटना चाहते हैं। लेकिन उनकी दिक्कत ये है कि भारत का संविधान उनको लूटने की खुली छूट नहीं देता है। भारत का संविधान उनको रोक लगाता है, क्योंकि आदिवासियों की जमीन कोई भी गैर आदिवासी नहीं ले सकता, और अगर लिया भी है तो उसे वापस करना पड़ता है। इसलिए हुक्मरानों ने योजना बनाकर आदिवासियों की जमीन पर डाका डालने का नियम लगातार बना रहे हैं। और यह योजना क्या है? योजना यह है, आदिवासी बनता है दो चीज़ों से। आदिवासी दो चीज़ों से बनता है। पहला संस्कृति, दूसरा जमीन की मालकियत। ये दोनों चीज़ों से आदिवासियों को बेदखल कर दो तो वह आदिवासी नहीं रह सकता। आज अगर हम आदिवासियों को उनकी संस्कृति और जमीन की मालकियत दोनों से यदि हम बेदखल कर देंगे तो वह आदिवासी नहीं रहेगा। आज अगर कोई कहे कि मैं जंगलों में जाकर रहूं तो वह आदिवासी नहीं बन सकता, नहीं बनता। कोई आए और कहे कि मैं आदिवासी हूं, ऐसा नहीं होता है। आदिवासी बनने के लिए संवैधानिक प्रावधान है। आदिवासी बनने के लिए संवैधानिक प्रावधान है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है विशिष्टपूर्ण अलग संस्कृति, हजारों सालों से जमीन की मालकियत, स्वामित्व। इन दो मूलभूत बातों पर, रूढ़िगत प्रथाएं और ओवरऑल संस्कृति में सारी बात आ गई, और जमीन की मालकियत, इन दो मूलभूत आधार पर आदिवासी बनता है। इसलिए शासक वर्ग के द्वारा आदिवासियों की संस्कृति को खत्म करने के लिए आदिवासियों का हिंदूकरण, ईसाईकरण या धर्मांतरण किया जा रहा है। अगर आदिवासी हिंदू बनता है तो वह जाति व्यवस्था में आ जाएगा, वर्ण व्यवस्था में आ जाएगा, जो कि आदिवासी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग हैं। आदिवासियों का वर्ण व्यवस्था में कोई जिक्र नहीं है। और
उन आदिवासियों का, अगर आदिवासी हिंदू बन गया तो आदिवासी नहीं रहता, आदिवासियों की मूल पहचान खत्म हो जाएगी। फिर उन्हें गैर आदिवासी घोषित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आदिवासियों को सालों से, आज़ादी के बाद से लगातार हिंदू बनाने का षड्यंत्र चल रहा है, और ज़मीन की मालिकियत से बेदखल करने के लिए अलग अलग प्रकार के नियम कानून बनाकर आदिवासियों को लगातार विस्थापित किया जा रहा है। दोनों तरफ से गोलियां चलाकर, कुछ षड्यंत्र की तरफ दोनों तरफ से गोलियां चलाकर आदिवासी इलाकों को अशांत एरिया घोषित करने का प्रयास लगातार हो रहा है, और निर्दोष आदिवासियों का कत्लेआम भी हो रहा है, आप सब जानते ही हो। आदिवासी क्षेत्रों में सुख शांति से जीवन लायक नहीं छोड़ रहे हैं। हालात इतने खराब कर दिए हैं कि आदिवासियों को अपने इलाके छोड़कर सरकारी राहत कैंपों में शरण, जब जब आदिवासी अपनी संस्कृति छोड़ देगा, अपनी जमीन से भी दूर होकर वह अपने मूल एरिया से बाहर विस्थापित होगा, तो आदिवासी इलाकों को गैर आदिवासी इलाका, नॉन ट्राइबल लैंड घोषित करने में सरकार को किसी प्रकार की कोई कठिनाई या दिक्कत नहीं होगी, और बाद में उसे पूंजीपतियों को, औद्योगिकपतियों को, कागज के नोट वालों को लूटने के लिए दे दिया जाएगा। और ये सारा षड्यंत्र देश में सालों से चल रहा है। ये जो षड्यंत्र चल रहा है साथियों, इसे हम रोकना चाहते हैं, और इसे रोकने के लिए समाज में हम जागृति कर रहे हैं, मतलब जन जागृति कर रहे हैं। लोगों को संवैधानिक अधिकार, शिक्षा, संस्कृति, अपने आदिवासियत की जो पहचान है, हम लोगों को वो समझा रहे हैं। समाज को हम लोग प्रबोधन, मतलब हम लोग अलग अलग एरिया में जाके लोगों को केडर टाइप लेके ना उनको मोटिवेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों हम लोग अभी अलग अलग एरिया में जाके लोगों को समझा रहे हैं, और आदिवासियों के खिलाफ जो देश में षड्यंत्र चल रहा है उसके बारे में हम लोग लगातार उनको बता रहे हैं। साथियों, पता है आपको, आदिवासी समाज का, हमारे आदिवासी समाज का पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग जो है, जानकारी के अभाव में दुश्मन के हाथ का खिलौना बन गया है, दुश्मन के हाथ की कठपुतली बन गया वो आदिवासियत की बात खुलकर नहीं बोल सकता। किसी गैर आदिवासी के सामने वो आदिवासियत की बात खुलकर नहीं बोल सकता है। समाज का 99% पढ़ा लिखा वर्ग अपने मतलब माथे, अपने होठों पर पट्टी बांध रखी है, आंखों पर भी पट्टी बांध रखी है और होठों पर पट्टी बांध रखी है। जैसा गैर आदिवासी बोलते हैं समाज का पढ़ा लिखा वर्ग वैसा ही करता है। तो वो समाज को क्या गाइडलाइन देगा, कैसे दिशा देगा? शासक वर्ग जैसा चाहे आदिवासी समाज के पढ़े लिखे वर्गों का अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, जो कि समाज के पढ़े लिखे वर्ग की पहली जिम्मेदारी होती कि समाज को जानकार बनाना, समाज को शिक्षित करना, समाज में जागृति लाना। मगर आदिवासी समाज का पढ़ा लिखा वर्ग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है और काम भी नहीं कर रहा है, वह अपना ही पेट पालने में लगा है। आदिवासी समाज का पढ़ा लिखा वर्ग अपना ही पेट पालने में लगा हुआ है। दोस्तों, यह वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग, अपना आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुका है। दुश्मन के तलवे चाटने में ही इन्हें मज़ा आ रहा है, इन्हें मतलब शाबाशी मिल रही है, इनको बड़ा अच्छा लग रहा है। दुश्मन जैसा बोले वो इनको बहुत अच्छा लिखता है, मतलब लग रहा है। थोड़े से टुकड़े के लिए लाचारी का जीवन जीना पढ़े लिखे वर्गों को, हम जैसों को अच्छा लगता है। यह वर्ग अपनी ताकत को नहीं पहचान रहा है। पढ़ा लिखा है लेकिन ताकत ही नहीं पहचान रहा है। आदिवासी समाज का पढ़ा लिखा वर्ग अपनी ताकत को नहीं पहचान पा रहा है। और साथ में आदिवासी समाज का पढ़ा लिखा वर्ग डरपोक बना हुआ, डरा हुआ है भयंकर। वास्तव में समाज का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी इस पढ़े लिखे लाभान्वित वर्ग की थी, लेकिन यह वर्ग क्या हुआ, अपने स्वार्थ में ही मस्त है। पढ़ा लिखा वर्ग टीवी और बीवी और अपनी ड्यूटी में मस्त है, उनको कोई मतलब नहीं। बाइक और वाइफ के चक्कर में यह वर्ग समाज की ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है।
इस वर्ग को पढ़े लिखे वर्ग को समाज को संगठित करना चाहिए था। समाज को लीडरशिप देना की जिम्मेदारी पढ़े लिखे वर्ग की थी। हम समाज के ऐसे ही पढ़े लिखे वर्ग को संगठित कर उनको जागृत कर रहे हैं, जागृत करने का काम कर रहे हैं। जागृत का पहला स्टेप साथियों आपको पता ही है, जागृति का सबसे पहला स्टेप है प्रबोधन। प्रबोधन मतलब भाषण देना या हमको समझाना, मतलब लेक्चर देना, या उसके बाद है प्रोत्साहन, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें प्रोत्साहित करना समाज के लिए। उसके बाद होता है प्रशिक्षण। जागृति का तीसरा सिद्धांत है प्रशिक्षण। और उसके बाद होता है प्रतिनिधित्व। चौथा सिद्धांत है प्रतिनिधित्व। और सबसे अंत में पांचवा सिद्धांत है नेतृत्व। नेतृत्व। हमारे समाज के जो नेता बने हैं वह इस प्रोसेस से नहीं गए हैं। हमारे समाज के जो नेता भी बन के जा रहे हैं ना, कोई विधायक बन रहा, कोई सांसद बन रहा, कोई मंत्री बन रहा, कोई उससे ऊपर जा रहे हैं अलग अलग। तो ये क्या फट मतलब अब यह क्या पहले ही स्टेप में नेता बन गए? इसलिए उन्हें जागृत करने की जिम्मेदारी हम सभी पढ़े लिखे लोगों को लेना होगा। जब तक ये काम नहीं होगा समाज हमारा आगे बिल्कुल ही नहीं आ सकता। समाज का अस्तित्व यदि समाज समाप्त हुआ तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगी साथियों। इसलिए हमें समाज का ऋण अदा करने की भावना, समाज का, इसलिए हमको अपने सोसाइटी के ऋण को अदा करने की भावना के साथ, मतलब पे बैक टू सोसाइटी, खासकर सामाजिक आरक्षण या प्रतिनिधित्व का फायदा लेकर जो नौकरी कर रहे हैं ऐसे सरकारी कर्मचारियों में समाज की भावना निर्माण करने की जिम्मेदारी हम आप सबकी है। स्वाभिमान और आत्मसम्मान से ही संघर्ष का जन्म होता है। एक बात याद रखना दोस्तों, स्वाभिमान और आत्मसम्मान से ही संघर्ष का जन्म होता है। समाज को अपनी अस्मिता को खोजना होगा। यह और वह अस्मिता हमारे इतिहास में और हमारे महापुरुषों की विचारधारा में, आपको किसी भी महापुरुष को आप पढ़ लो, समझ लो, मिल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पूर्वजों ने हमें हमारे हक अधिकारों के लिए अपना खुद का स्वतंत्र आंदोलन मूवमेंट चलाया, आदिवासी विचारधारा और फिलॉसफी का निर्माण किया। आज हमारा समाज विचारधारा के आधार पर कोई भी आंदोलन नहीं चला रहा है, खुद का नेतृत्व नहीं है, देशव्यापी हमारा संगठन नहीं है। इसलिए हमें नए तरीके से आदिवासियों के मूवमेंट और विचारधारा का निर्माण करना होगा, खड़ा करना होगा। और किसी भी मूवमेंट से पहले हमारा एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, हमारी विचारधारा क्लियर होना चाहिए, हमारा खुद का नेतृत्व होना चाहिए, स्वतंत्र नेतृत्व होना चाहिए। और नेतृत्व होगा तो संगठन होगा, संगठन तैयार होगा तो आंदोलन भी होगा। और संगठित जन आंदोलन ही आदिवासियों की सारी समस्याओं का समाधान है। पारी कुमार लिंगो से लेकर तथागत बुद्ध, सिद्धू कानू, चांद भैरव, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, फुले साहू अम्बेडकर, वीर बाबूराव सेठमारे, राघोजी भांगरे, जयपाल सिंह मुंडा या काशीराम साहब का हम बात करें, जिन्होंने समाज का नेतृत्व किया, वे समाज के सच्चे वे प्रतिनिधि थे। उन्हें कोई नौकरी में आरक्षण नहीं मिला था, उन्हें कोई वेतन बढ़ोतरी या बोनस, इंक्रीमेंट, ग्रेड पे, महंगाई भत्ता या अलग अलग टीए डीए कुछ भी नहीं मिला था। जहाँ चाहिए वहाँ बदली नहीं, आरक्षित चुनाव क्षेत्र नहीं, फिर भी हमारे महापुरुषों ने, पुरखों ने समाज का सही नेतृत्व किया, प्रतिनिधित्व किया, लीडरशिप की। हमें आज जो कुछ भी मिल रहा है इन हमारे महापुरुषों के संघर्ष की बदौलत मिल रहा है दोस्तों। तो हम समाज के सच्चे समाज सेवी क्यों नहीं बन रहे, क्यों नहीं बन सकते? यह बात हमें सोचना पड़ेगा, इस बात को हमको चिंतन मंथन करना पड़ेगा साथियों। और सोच समझ कर हमको निर्णय करना होगा, क्या हमारा आचरण समाज को तरक्की की ओर ले जाने वाला है? क्या हमारा आचरण, हमारा काम, हमारा सोच समाज को तरक्की की ओर ले जाने वाला है या समाज को गर्त में डुबाने वाला है? इस बात पर हमको मंथन करना होगा। बुद्धिजीवी वर्ग के बारे में आपको पता ही होगा, बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, समाज का उत्थान हुआ तो उस समाज के बुद्धिजीवी वर्ग
जिम्मेदार है, और यदि समाज का सत्यानाश हुआ तो भी बुद्धिजीवी वर्ग जिम्मेदार है। यह बात बाबा साहब ने कही है। और समाज के गर्त में यदि समाज जा रहा है तो उसकी सबसे बड़ी जवाबदारी बुद्धिजीवी वर्ग की है। भाई, आप समाज को कैसे गर्त में लेने जा रहे हो, कैसे डाल रहे हो? यदि समाज गलत दिशा में जा रहा है तो उसको आप रोक क्यों नहीं रहे हो? ये समाज को सही दिशा देने की जवाबदारी हम आप सबकी, पढ़े लिखे लोगों की है। दोस्तों, हम कोई सी भी समाज की बात करते तो लोग पार्टी, संगठन या दुनिया भर के अलग अलग तरीके से बात करते हैं। ऐसा नहीं है। आप स्वतंत्र रूप से समाज की बात करो और समाज के लिए स्वतंत्र रूप से काम करो। किसी का अधीन काम करने की ज़्यादा मत सोचो। जब देखो तब आप गुलामी में या गुलामी की बात करते हो, या जैसा दूसरा गैर आदिवासी बोलता उसकी भाषा या उसकी बातों का आप दोहराते हो और अपने भाई लोगों का विरोध करते हो आपस में। अगर हमारा समाज का पढ़ा लिखा वर्ग गलत आचरण करता है, गलत आचरण क्यों करता है? क्योंकि वह गलत सोचता है, और गलत इसलिए सोचता है क्योंकि वह दुश्मन का लिखा हुआ इतिहास पढ़ता है। जैसा पढ़ता है वैसा ही अर्थ निकालता है। उसका मूल उद्देश्य क्या है, उसका अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है, वह नहीं जानता। जब तक समाज के ऐसे पढ़े लिखे लोगों को अपने तर्क के आधार पर पढ़ना नहीं आएगा, उन्हें बुद्धिजीवी हम नहीं कह सकते। कागज पर जो लिखा है, कागज पर जो लिखा है उसे किसी को भी कोई भी पढ़ सकता हो। कागज पर लिखा हुआ जो पढ़ते हैं, कागज पर जो लिखा हुआ है उसे पढ़ते हैं, उसे साक्षर कहते हैं। लेकिन कागज पर जो लिखा नहीं है और उसे जो पढ़ते हैं, कागज पर नहीं लिखा है लेकिन उसे हम जो पढ़ते हैं उसे बुद्धिजीवी कहते हैं। जब तक हमारे समाज का पढ़ा लिखा वर्ग यह नहीं करेगा, हमारी समस्याओं का समाधान करने वाला आंदोलन, मूवमेंट कभी सफल नहीं होगा। इसलिए हम समाज का पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग का, मतलब इस प्रकार के बुद्धिजीवी वर्ग का हम लोग निर्माण करना चाहते हैं। समाज का हित, समाज का कल्याण, समाज का फायदा जिसमें निहित है उसे किसी भी चीज़ की परवाह न करते हुए निर्भीकता से लोगों को बताने की काबिलियत जब तक पढ़े लिखे लोगों में नहीं आएगी, हम ऐसे लोगों को जागृत नहीं मान सकते। सुशिक्षित किसको कहा जाए, बुद्धिजीवी किसे माना जाए? जो समाज के दुखों की दुख का कारण कैसे हो रही है, समाज के दुखों को ख़त्म कैसे किया जाए, इस पर जो चिंतन कर सकता है, जो सामाजिक दुखों के कारण और समाधान या रास्ता निकाल सकता है, उसे सुशिक्षित बुद्धिजीवी हम कह सकते हैं। इसलिए समाज के पढ़े लिखे लोगों का प्रबोधन करना, उन्हें मोटिवेट करना हमारी सबकी पहली जिम्मेदारी है। पढ़ा लिखा वर्ग अगर जागृत होकर जंगलों में, गाँव में, देहात में, कस्बों में रहने वाले कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोगों को जागृत करने की जिम्मेदारी लेता है तो हमारा मूवमेंट सफल होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जागृति का सिद्धांत है साथियों, समाज को उसके दोस्त और दुश्मन की पहचान कराना। जागृति का पहला सिद्धांत है समाज को उसके दोस्त और दुश्मन की पहचान करवाना, दुश्मन की ताकत और कमजोरी से समाज को अवगत करवाना, और अपनी ताकत और कमजोरी की जानकारी देना, समाज को सच्चे इतिहास की जानकारी देना। ये काम अगर पूरे ईमानदारी और निष्ठा से होता है तो हमारा समाज कुछ ही समय में बहुत आगे जा सकता है। जागृति का एक दूसरा सिद्धांत भी है, संकट के समय में जो जागृत होता है, संकट के समय में जो जागृत होता है उसे हम अनपढ़ कहते हैं। आवश्यकता के अनुसार जो जागृत होते हैं उन्हें हम मूर्ख कहते हैं, और जो निरंतर सदैव जागृत रहते हैं ऐसे वर्ग को हम बुद्धिजीवी कहते हैं। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग समाज की आंखें होती है, उन्हें समाज की रक्षा आंखों में तेल डालकर करना चाहिए। इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग ने समाज की विचारधारा के आधार पर तैयार करने का काम करना चाहिए और समाज में परिवर्तन निर्माण के लिए लगातार ईमानदारी से काम करना चाहिए। और समाज में यदि परिवर्तन लाना है तो सबसे पहले लोगों में, उनके विचारों में, उनके सोचने के तरीके में मूलभूत हमको परिवर्तन लाना पड़ेगा। एक विचार बदलने के लिए
दूसरा, एक विचार को बदलने का कार्य दूसरा कार्य कर सकता है। विचार समाज को गतिशील करते हैं, विचार हमारे समाज को गतिशील बनाते हैं। अगर आप परिवर्तन करने का, समाज को बदलने का कार्य करना चाहते हैं तो विचार को माध्यम आपको बनाना पड़ेगा। विचार को माध्यम बनाकर ही आप समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। आज हमारा समाज मूलभूत, आपको पता ही होगा कि ब्राह्मणवादी विचारधारा के भयंकर प्रभाव में है, और हमारा समाज को ब्राह्मणवादी विचारों से बाहर निकालना कहीं आसान काम नहीं है, लेकिन हमको उस विचारधारा से बाहर निकालना ही पड़ेगा। तभी हमारी आदिवासी की मूल पहचान सुरक्षित, संरक्षित और जीवित रहेगी। और अगर परिवर्तनवादी विचारधारा के आंदोलन के साथ जोड़ना होगा हमको, और दूसरा वैकल्पिक विचार समाज के सामने हमको प्रस्तुत करना होगा। मतलब इस व्यवस्था के विकल्प में हमको समाज में एक सही विचार हमको प्रस्तुत करना होगा, तो ही परिवर्तन संभव है साथियों। दोस्तों, मैंने ट्राइबल के संबंध में कुछ बातें ये कही है अभी, ऐसे कई मैं आपको बीच बीच में वीडियो के माध्यम से कि समाज को कैसे हम लोग मोटिवेट करें, जागरूक करें, कैसे इकट्ठा करें, कैसा संगठित करें, कैसे समाज निर्माण करें, कैसे समाज को मजबूत करें, किस दिशा में काम करें, ऐसे में मेरी बातें आपको लगातार जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। मैं और आपसे उम्मीद और आशा भी रखूंगा कि मेरी जो बातें हैं वो आप समाज में जो भी हमारे पढ़े लिखे वर्ग है वहाँ तक पहुँचाएँ। चाहे आप मध्य प्रदेश में हो, या मध्य प्रदेश के 52 जिलों में है, या मध्य प्रदेश किसी तहसील, ब्लॉक, कस्बे, नगर, महानगर, शहर, या देश के अलग अलग राज्यों में, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, पूर्वोत्तर असम, किसी भी एरिया में आप ये बातें पहुँचने की कोशिश करें। सोशल मीडिया हमारे लिए एक, सोशल मीडिया के माध्यम से हम हमारे विचारों को एक दूसरे तक साझा करते हैं और एक दूसरे तक हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, मैं वापस और एक बात कहता हूँ कि हमारी विचारधारा, हमारी सोच, हमारा कार्य किसी धर्म, जाति, समुदाय, पार्टी, राजनीति किसी के खिलाफ नहीं है। हम समाज के लिए समाज निर्माण का काम कर रहे हैं। हमको किसी से कोई समस्या नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा समाज आज जो मूलभूत आवश्यकता और सुविधाओं से वंचित है उसको वो सारी सुविधा मिले। हमारा समाज भी 2 टाइम पेट भर के व्यवस्थित खाना खा सके, अच्छी शिक्षा ले सके, यदि बीमार हो तो उनको अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मिल सके, इलाज मिल सके, वो भी अच्छा त्यौहार मना सकते हैं, वो भी खुश हो सकते हैं, वो भी अपनी मूलभूत संस्कृति के साथ खुलकर अपनी ज़िंदगी जी सके। ऐसा हम समाज बनाना चाहते हैं। वो जो हम, और ऐसा समाज जो पाखंड अंधविश्वास से बाहर निकलकर अपनी आदिवासियत पर गर्व कर सके, वो खुद इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो। ऐसा हम समाज निर्माण करना चाहते हैं, जो तर्क करना जानता हो, जो सही गलत की पहचान करना जानता हो, जो बिके नहीं, जो टूटे नहीं, जो झुके नहीं, जो डरे नहीं, और मजबूती के साथ में वो अपना जीवन गुजार सके, खुशहाली के साथ गुजार सके। ऐसा समाज हम चाहते हैं। और हम सरकार पे डिपेंडेंट हम लोग नहीं रहना चाहते, या किसी और वर्ग पर। हम लोग चाहते कि हमारा समाज स्वतंत्रतापूर्वक अच्छे से ज़िंदगी जी सके और भारतीय संविधान को जान सके, और संविधान के जो भी अधिकार है उसको प्राप्त कर सके। और साथ ही इस देश में आपको पता ही होगा कि आदिवासियों, जब संविधान लागू हुआ था या संविधान जब बन रहा था, उस समय आदिवासियों के साथ सरकार ने गठबंधन किया था। तो आदिवासियों को यहाँ पर मालिकाना हक मिला था। इस देश में 5वीं 6वीं अनुसूची के रूप में मालिकाना हक मिला था दोस्तों। तो मालिकाना हक तो बहुत दूर की बात है, हम लोग सब नौकर बन गए। हम लोग, आदिवासी समाज का जो चालक था, जो पालक था, पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग, मेरे जैसे लोग, वो नौकर बन गया। वो सरकार का सिर्फ नौकर बन के रह गया। आदिवासी की बात करना उनको गलत लगता है, समाज की बात करना उनको गलत लगता है, गांव में लोगों के पास जाना आदिवासी समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको गलत लगता है। आदिवासी पहनावा गलत लगता है। आदिवासी समाज की जो शादियां होती है और जो आदिवासी समाज के जो रीति रिवाज है, रीति रिवाज आदिवासियों
समाज के पढ़े लिखे लोगों को गलत लगता। आदिवासी समाज के ढोल मांदल से दिक्कत होती थी, लेकिन अब मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि हमारे समाज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो वापस पे बैक टू सोसाइटी, गांव की ओर लौट रहा है, अपनी मूल आदिवासी संस्कृति की ओर लौट रहा है। उसे आदिवासी समाज, आदिवासी संस्कृति, आदिवासी मान्यता, आदिवासियत की पहचान पे सरमनई आज गर्व हो रहा है। और ये आप हम सब की लगातार प्रयास और काम करने से ये सब संभव हुआ है दोस्तों। और एक और बात दोस्तों, अंत में मैं आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि आप धर्म, जाति, राजनीति, संगठन, पार्टी जो भी है उससे ऊपर उठकर समाज के लिए काम करें, समाज को एक करने के लिए काम करें, और आप किसी का विरोध मत करें, बस आपकी विचारधारा का लगातार आप विस्तार करें। आप सभी को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं, जो साथी लोग रात दिन समाज के लिए काम कर रहे, चिंतन मंथन कर रहे हैं। और साथ ही उन जाबाज योद्धाओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि जो आदिवासी समाज का जो मूल इतिहास है, आदिवासी समाज के हमारे जो जननायक थे या बहुजन समाज के हमारे जो पुरखे थे, महापुरुष थे, तथागत बुद्ध से लगा बाबा साहेब बिरसा मुंडा टंट्या भील, जयपाल सिंह मुंडा, तिलका मांझी से लेकर वर्तमान काशीराम साहब, और अभी और भी ऐसे कई जो छुपे हुए इतिहास में नाम है, उनको उजागर कर रहे हैं, उनको समाज तक ला रहे हैं। और समाज में जो हमारा समाज संविधान के बारे में नहीं जानता है, आज संविधान की बात कर रहे हैं, संवैधानिक अधिकारों को समझ रहे हैं, और संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए हमारा समाज तैयार हो रहा है। आप सबको जय भीम, जय बिरसा, जय टंट्या, जय जयपाल सिंह मुंडा, जय फुले, जय साहू, जय पेरियार रामास्वामी, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।